एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके, सब कुछ चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग। ये हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। और जो जेलेंस्की साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक पीस फॉर्मूला पेश किया उसमें फिर अब इंडिया पार्टिसिपेट करे। कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसमें एक सुपर पावर और वीटो पावर इन्वॉल्व है, उसमें इंडिया को इस तरह की दावत देने से आपको ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनल एरिना में और जो उसकी प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस तरह के दीगर मुल्कों के लिए जिन्होंने अपने हार्न जो है लॉक किए हुए इंडिया के साथ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेमा। लेकिन हमारा मुकाबला तो इंडिया के साथ है। हम तो अपना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, हम मवाजना करते हैं इंडिया के साथ। आपकी जो सक्सेस है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें जब भी आप अपना कंपैरिजन करते हैं वो आप इंडिया के साथ करते हैं। मैं बांग्लादेश के साथ भी करूं तो भी आपको कोई अच्छे फिगर्स। और अब ज़र मुबादला के ज़खायर 563.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान के कितने मैंने बताए थे? 5.82। 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, और जो इंडिया का स्टेट रिजर्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। आज इस साल के अंतिम दिन पाकिस्तानी मीडिया 2022 के लेखा जोखा को करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक चाय वाले मोदी ने भारत को जहां विश्व में एक सुपर पावर का दर्जा दिला दिया है, वहीं पाकिस्तान भारत से अलग होने के बावजूद जहां विकास के सपने देख रहा था, आज भिखारी बन गया है। और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान को अब तो कोई भीख देने वाला, कर्ज देने वाला भी कोई तैयार नहीं। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके, सब कुछ चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग। ये और मैं आपको मैं बता रहा था कि आपको पता है आपके रूलर जितने हैं वो उनमें से कोई माड़े बंदे की तो गेम ही नहीं ना चीमा साहब। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਸਕਦਾ? एक इलेक्शन लड़ने के लिए 4 आपको V8 चाहिए, को 50 कलाशनकोफे चाहिए आपको दिखाने के लिए लोगों को। वो गरीब आदमी किधर से लाएगा? तो ये चीमा साहब पता है सबको। उन जो ने क्या करना कख नहीं चाहते। हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। और जो जेलेंस्की साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक पीस फॉर्मूला पेश किया उसमें फिर अब इंडिया पार्टिसिपेट करे और इसको देखे, और वो समझते हैं कि अगर जो इम्प्लीमेंट इसको किया जा सकता है कि अगर इंडिया हेल्प करता है, तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ये ट्वीट किया बकायदा। इसके ऊपर सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, ये कई हवालों से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो ये फार्मूला उन्होंने G20 में पेश किया, तो G20 में इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस फार्मूले के नुक्ता नज़र से इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन कंट्री बनता है कि एक तो वो G20 का मेंबर तो है, ऊपर से इंडिया की जो पोजीशनिंग है जो यूक्रेन रूस इशू पे वो जो है वो डिफरेंट रही है दूसरे मुल्कों की निस्बत, और वो इस हद तक डिफरेंट रही है कि इंडिया के पास अब भी ये रूम है कि वो जो है नेगोशिएशन या नेगोशिएटेड सेटलमेंट दोनों के दरमियान
करने की एटलीस्ट। लेकिन हमारा मुकाबला तो इंडिया के साथ है, हम तो अपना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, हम मवाजना करते हैं इंडिया के साथ। आपकी जो सक्सेस है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें जब भी आप अपना कंपैरिजन करते हैं वो आप इंडिया के साथ करते हैं। मैं बांग्लादेश के साथ भी करूं तो भी आपको कोई अच्छे फिगर्स नहीं मिलने वाले, लेकिन इंडिया के साथ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी लड़ाई इंडिया के साथ है, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हमारा जो शेयर्ड पास्ट है, जो हमारा मुश्तरका माजी है, उसकी वजह से ये शरीका जिसको कहते हैं वो शरीका तो आपका मौजूद है इंडिया। और अब ज़र मुबादला के ज़खायर 563.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान के कितने मैंने बताए थे 5.82, 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, और जो इंडिया का स्टेट रिजर्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। और इस खबर में ये बताया गया कि 9 दिसंबर को जो वीक ख़त्म हुआ था उसमें 564 अरब डॉलर्स के ज़खायर इंडिया के पास मौजूद थे, जबकि इसमें को तकरीबन लगभग 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई। और 1.5 अरब डॉलर की कमी के बाद भी ये कितने हैं, आप कंपैरिजन अपनी मईशत का इंडिया के साथ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसमें एक सुपर पावर और वीटो पावर इन्वॉल्व है, उसमें इंडिया को इस तरह की दावत देने से आपको ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनल एरिना में और जो उसकी प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस तरह के दीगर मुल्कों के लिए जिन्होंने अपने हार्न जो हैं लाक किए हुए इंडिया के साथ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेमा फिक्रिया है कि वो समझें कि क्या उनके मसल्स में उस सतह की ताकत है जो 70 साल या 60 साल पहले थी, तो उसको देख के तो उन्होंने जो जंग छेड़ी थी क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या बदलते हुए हालात के मुताबिक हमें भी रिकंसिडर करना चाहिए कि अब हमारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुज़श्ता कई सालों से 5-10 सालों से आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इंडिया ने जो है एक स्पेस क्लेम किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें कि पहली बात है कि उसको इग्नोर करना मुस्लिम मुल्कों के लिए मुश्किल हो गया, और दूसरा ये है कि उसकी जो नॉन अलाइन की मूवमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि नरेंद्र मोदी ने वो जो ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह का अलायंस है क्वाड का, उसमें शमूलियत इख्तियार की, डिस्पाइट दैट फैक्ट अब भी जो है दुनिया की एक बड़ी तादाद ये बिलीव करती है कि इंडिया की पॉलिसीज नॉन अलाइन पे कायम है, जिसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट में बहरहाल एक इजाफा होता है। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं डॉलर के, डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कई बार ये अकाउंटों में जाएंगे, ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में, गुजारे हुए हैं। तांदे कपड़े बेचे हैं, कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे। ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पर भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब, इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश रिश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज। 2022 साल भारत के लिए बड़ा उल्लेखनीय और उपलब्धिपूर्ण रहा। हालांकि इसके पहले के 2 साल पूरी दुनिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था, बड़ा महामारी का साल था और बहुत मुश्किलों से पूरी दुनिया को गुजरना पड़ा। लेकिन महामारी के खात्मे के बाद भारत ने जिस तरह अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया और विकास के पथ पर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF और पूरी दुनिया बुलमर्ग और
जितनी भी मॉर्गन स्टैनले जैसी आर्थिक संस्थाएं हैं, उन्होंने एक स्वर में यह कहना शुरू कर दिया कि भारत की विकास दर पूरी दुनिया में 2022 के बाद जो 2023 और 24 आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। और इसका नमूना देखने को भी मिला कि भारत इसी साल यूके को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के अनुमान के अनुसार भारत 2 से 3 साल के भीतर जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। यह हमारे लिए एक बड़ी सुखद समाचार है। जहाँ तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 18% इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आप लोगों को पता ही होगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहीं आता है जिस देश पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है। उसी तरह भारतवंशियों ने $1 बिलियन की कमाई करके भारत में भेजा है, वह भी एक वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। साथ ही भारत को इस साल एशियो और G20 की अध्यक्षता करने की कमाल मिली। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते हुए कूटनीतिक दबदबे का कमाल है। और साथ ही अभी हाल में ही ज़ेलेंस्की, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से ही गुहार लगाकर कहा है कि वे मामले को सुलझाएं, क्योंकि दुनिया में आज भारत पर सबसे ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। उसी तरह चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या फिर न्यू स्टार्टअप का क्षेत्र हो, ओमिक्रॉन का क्षेत्र हो, भारत इन सब में बुलंदियों को छू रहा है। उसी तरह डिफेंस के क्षेत्र में जहां पहले हम रक्षा सामान दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं। और इस रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वह ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या फिर अग्नि हो और अन्य सारे जो मिसाइल्स हैं, प्रलय हो, उन सब में भारत ने अपना दबदबा कायम किया है। और अब तो भारत ब्रह्मोस, प्रलय और चेतक जैसे जितने भी चीता हेलीकॉप्टर हैं, दुनिया में भी भारत की उससे मांग हो रही है, क्योंकि भारत की विश्वसनीयता और इन देशों के सबसे सस्ते डिफेंस के माल भारत बना रहा है। उसी तरह भारत ने एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाकर एक दुनिया में मिसाल कायम किया है। इसी के साथ ही भारत दूध उत्पादन में दुनिया में एक, अनाज जिसमें गेहूं और चावल सबसे प्रमुख है, भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वे भूख के चलते दुनिया को मरने नहीं देंगे। इसी तरह मोबाइल के उत्पादन में जहाँ हम पहले मंगाते थे, अब निर्यातक बन गए हैं। तो भारत फार्मेसी का हब बन गया है। और स्थिति यह है कि अब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए भी आगे बढ़ने जा रहा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो 2022 का साल भारत के लिए उपलब्धिपूर्ण रहा। और इस पर, भारत के इस उपलब्धि पर गर्व की बात है। आज साल के अंतिम दिन आइए हम शपथ लें कि मिलजुल कर एकजुटता बनाकर भारत को इसी तरह और आगे बुलंदियों की ओर बढ़ाने में देश को और सरकार का सहयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।